प्यारे बच्चों, अब हम लोग अध्याय बिलियन के अंतिम सेशन की ओर अग्रसर हैं। इसमें कुछ टॉपिक शेष है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। एक तो आज के सेशन में आदर्श और अनादर्श बिलियन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि एक पदार्थ या घटक A है और दूसरा घटक B है, यानी ये दोनों वाष्पशील पदार्थ हैं, यानी द्रव की बात कर रहे हैं हम। तो एक घटक A है, दूसरा घटक B है, और दोनों को मिला करके हम जो बिलियन बना रहे हैं वह AB का बनेगा। अब एक चीज़ आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है या जानना है कि जो ये पहला विलेय है या विलायक है, अगर द्रव अवस्था में है तो इसके अणुओं के बीच में जो अंतराणविक बल होगा वह A और A के बीच में लगेगा, और इस घटक के अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वह B और B के बीच में लगेगा, अंतराणविक बल। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जो AB विलयन बन रहा है, इसमें जो घटक के कण हैं दोनों के हैं, A के भी और B के भी, तो इनके बीच में AB अंतराणविक बल कार्य करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके इस टॉपिक को समझना है, और इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने ये हेडिंग लिखा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या, किसको आइडियल कहते हैं, किसको नॉन आइडियल कहते हैं, या किसको आदर्श एवं किसको अनादर्श कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पहला एक पॉइंट हमने लिखा है कि संपूर्ण संगठन रेंज में राउल्ट के नियम का पालन जो विलयन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी विलयन के जो भी संगठन है उसके पूरे रेंज में, यानी उस विलयन के किसी भी भाग को अगर हम कंसीडर करें तो उस पर राउल्ट के नियम का पालन होगा। अगर ऐसा कोई विलयन प्रदर्शित करता है तो वह आदर्श विलयन कहलाएगा। राउल्ट के नियम को आप जानते हैं, पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था। अगर फिर से उसको वीडियो देखेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि राउल्ट का नियम क्या है। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यहाँ पर देखिए राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उनको अनादर्श विलयन कहते हैं। तो पालन नहीं करते तो क्या स्थिति होती है कि वह विचलन प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। पहला पॉइंट दोनों में ये है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है PTH। TH का मतलब है थियोरेटिकल, यानी सैद्धांतिक। TH का मतलब है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत के अनुसार जितना होना चाहिए। P मतलब प्रेशर है, और सैद्धांतिक TH मतलब थियोरेटिकल, यानी जो उसका दाब होगा, वाष्प दाब, वह सैद्धांतिक रूप से क्या होगा, वह POVS ऑब्जर्व्ड, यानी ये जो हम माप से जो प्राप्त करते हैं वाष्प दाब, वह है POVS, P ऑब्जर्व्ड, जो हमने ऑब्जर्व किया है वह POVS है। तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये आदर्श विलयन का गुण है। सैद्धांतिक वाष्प दाब और मापित वाष्प दाब अगर दोनों बराबर हैं तो वह आदर्श विलयन का गुण होगा।
अब पी टी एच यानी पी सैद्धांतिक क्या होता है, पी टोटल यानी दोनों घटक के जो आंशिक दाब हैं उनके, डाल्टन के नियम से हम जानते हैं। डाल्टन का नियम कहता है कि विलयन में जो भी घटक हैं उनके आंशिक दाब का योग उस विलयन के संपूर्ण दाब के बराबर होता है। तो पी टी एच की बात अगर हम करते हैं तो पी थियरेटिकल यानी सैद्धांतिक बराबर पी टोटल यानी कुल वाष्प दाब, यह हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी यानी घटक ए का वाष्प दाब और घटक पी का आंशिक दाब यानी आंशिक वाष्प दाब, इन दोनों के योग के बराबर ये टी एच होगा। पी टी एच पी सैद्धांतिक, और ये पी ए पी बी को अगर आप बात करेंगे तो राउल्ट का नियम यही कहता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो अगर ये घटक ए के मोल प्रभाज की संख्या है, ये घटक बी के मोल प्रभाज की संख्या है, तो ये पी टोटल बराबर पी ए ऑब्जर्व प्लस इंटू एक्स ए प्लस पी बी जीरो इंटू एक्स बी, यानी घटक बी के और घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और इस तरीके से ये दूसरा जो पॉइंट होगा यह आदर्श विलयन का होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो दूसरा पॉइंट यानी पहला पॉइंट इसमें अनादर्श विलयन में था, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन प्रदर्शित करने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि अगर हम राउल्ट के नियम का ग्राफिक निरूपण करें तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता था। ये ग्राफ क्या था, ये ग्राफ था इस तरीके से, ये पी ए यानी पी ए घटक ए का आंशिक दाब का ये वक्र प्राप्त होता था और एक घटक बी के आंशिक दाब का वक्र प्राप्त होता था बी पी बी, और दोनों को जो हम मिलाते थे तो ये टोटल यानी कुल विलयन का वाष्प दाब का ग्राफ प्लाट करता था। और इसको हम वेपर प्रेशर वाष्प दाब के रूप में लेते हैं, वीपी वेपर प्रेशर, और ये मोल प्रभाज एक्स ए और एक्स बी। तो अब ये क्या है, ये तो आदर्श विलयन का है राउल्ट के नियम का, लेकिन ये राउल्ट के नियम से विचलन जो प्रदर्शित करते हैं वह अनादर्श विलयन होता है। विचलन अब क्या प्रदर्शित करेंगे, या तो इससे ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो ऊपर जाता है तो ये धनात्मक विचलन कहलाता है, नीचे जब आता है वक्र से नीचे, राउल्ट के नियम से जो वक्र हम खींचते हैं उसके नीचे से अगर वक्र प्राप्त होता है तो वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे इसी सेशन में। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो आदर्श विलयन का है वह ये है, तीसरा पॉइंट हमारा है ये आदर्श विलयन के लिए, ये क्या है, डी वी इक्वल टू 0 हमने लिखा है। डी वी का मतलब है डेल्टा वी का मतलब है कि जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आयतन में परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर हम घटक ए और घटक बी दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों घटकों के आयतन का टोटल अगर हम लेते हैं, योग लेते हैं, तो वह दोनों के बराबर होता है, यानी अलग अलग योग के बराबर होता है। इस कंडीशन में आयतन में परिवर्तन इन विलयन घटक के आयतन का योग विलयन के आयतन के बराबर होगा, यानी घटक ए का आयतन होगा और घटक बी का आयतन होगा। इन दोनों के आयतन का योग जो विलयन बनेगा दोनों के मिलाने से ए बी, इसके आयतन के बराबर होगा। तो डेल्टा वी 0 होगा, यानी आयतन में जो परिवर्तन होगा वह 0 होगा, यानी नो चेंजेस, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तीसरा लक्षण है, तीसरा गुण है आदर्श विलयन का। और चौथा क्या है, आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं तो चौथा में हम अगर देख रहे हैं तो डेल्टा एच हमने लिखा है, डेल्टा एच बराबर 0, यानी नो चेंज, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है,
कि जब एंथैल्पी उसके आंतरिक ऊर्जा की माप को प्रदर्शित करता है, तो जब एक घटक ए लेते हैं तो उसमें जैसा कि शुरू में हमने कहा कि ए और ए के बीच में बॉन्ड होगा, और ए और ए के बीच में, और दूसरा जो घटक होगा बी, उसमें बी और बी के बीच में अंतराणविक बल कार्य करेगा। दोनों को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा ए बी का, उसमें इस तरीके का ए बी के बीच में अंतराणविक बल कार्य करेगा। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड टूट रहे हैं और जो नए बॉन्ड इसमें बन रहे हैं, ये अगर इसकी हम चर्चा करें तो इसमें जो ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वह जीरो होगा, यानी एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होगा, यानी नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह भी गुण आदर्श विलयन का है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसा विलयन है जो आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार करता है। तो व्यवहार के रूप में कोई भी अभी तक ऐसा विलयन नहीं है जो पूरी तरीके से आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार करे। यानी जो आप 4 पॉइंट अभी आप देख रहे हैं, उन चारों बिंदुओं पर खरा उतरने वाला कोई भी विलयन नहीं है, अर्थात कोई भी विलयन वास्तविक विलयन आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार नहीं करता। लेकिन कुछ हद तक जो विलयन आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार करते हैं, उसमें हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है बेंजीन और टॉलुइन का अगर विलयन हम बनाते हैं वो आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार करता है कुछ सीमा तक। हेक्सेन और हेप्टेन का अगर विलयन हम बनाते हैं तो भी आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार करता है। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का अगर विलयन हम लेते हैं तो वह आदर्श विलयन के जैसा व्यवहार करता है। तो ये तो हो गया आदर्श विलयन के लक्षण। दूसरी ओर हमने जो सारणी बनाया था, कॉलम बनाया था, तो एक दूसरा जो खंड था अनादर्श विलयन का, तो अभी उसमें हमने चर्चा किया। पिछले अभी स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा था कि वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी उससे विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन नहीं प्रदर्शित करते हो तो धनात्मक विचलन भी हो सकता है, ऋणात्मक विचलन भी हो सकता है। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या है कि जब राउल्ट के नियम के अनुसार जब दो घटक के विलयन को अगर हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो अगर उनके घटक में जो अंतराणविक बल, जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, वह मजबूत होगा किसके अपेक्षा, जो विलयन बनेगा उसमें जो अंतराणविक बल उपस्थित होगा उसके अपेक्षा। अर्थात अगर हम बात करें ए और ए की, बी और बी की, ये दोनों घटक हैं, आप जानते हैं दोनों विलयन के घटक हैं। एक घटक ए है, एक घटक बी है। इसमें ए और ए के बीच में अंतराणविक बल, आकर्षण बल कार्य करेगा, इसमें बी और बी के बीच में कार्य करेगा। दोनों को जब अगर हम मिलाते हैं तो ए और बी बनता है, यानी ए बी विलयन बनता है, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा ये होगा। तो ये आकर्षण बल इसके अपेक्षा दुर्बल होगा, यानी जो विलयन में जो घटक उपस्थित हो गए उनके बीच में जो आकर्षण बल है वह घटक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल की अपेक्षा दुर्बल होगा। वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा मतलब कि अगर हम बात करें फिर से यहाँ पर, अगर आप पिछले स्क्रीन पर आपने देखा था, उसको हमने बनाया था, तो अगर ये घटक ए का है, ये घटक बी का है, और ये टोटल घटक पी टी है, पी ए, और ये पी बी है, और इसको आप जानते ही हैं वेपर प्रेशर को यहाँ लेते हैं, और यहाँ पर हम मोल प्रवाह लेते हैं एक्स ए और एक्स बी, ये लेते हैं। तो इसमें इस तरीके से, तो इसमें क्या हो गया कि अब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि ये तो यहाँ से ये धनात्मक ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, इसके ऊपर भी ये धनात्मक हो जाएगा, टी टोटल के ऊपर में भी धनात्मक हो जाएगा। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं
ऋणात्मक विचलन की, तो ऋणात्मक विचलन कब होगा? जब ए जो घटक ए है और जो घटक बी है उनके मध्य जो उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वह अधिक दुर्बल होगा, यानी किसके अपेक्षा? ए और बी की अपेक्षा। ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह दुर्बल है, यह दुर्बल है। इसमें जब धनात्मक विचलन होगा, जब ऋणात्मक विचलन होगा तो ये दुर्बल हो जाएंगे और ये प्रबल हो जाएगा। तब जब ऋणात्मक विचलन होगा, ऋणात्मक। और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करके अगर समझने का प्रयास करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जो ऋणात्मक विचलन है इसका जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो वह कुछ इस तरीके से हमारे सामने बनेगा। ये P टोटल हो गया, PT, PA, PB। अब ऋणात्मक विचलन होगा तो ऋणात्मक विचलन में क्या होगा कि यह इस तरीके से इस विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी जो वास्तविक राउल्ट के नियम के अनुसार जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, जो रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं उससे नीचे की ओर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये ऋणात्मक विचलन है। और यह कब होगा? जब आप जानते हैं कि घटक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वह दुर्बल होगा, किसके अपेक्षा? जो विलीन बनेंगे उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होगा उसके के तुलना में, तो वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट है अनादर्श विलीन के लिए, तो PTH नॉट इक्वल टू P टोटल, ये हमने लिखा है। यानी P सैद्धांतिक, यानी जो वाष्प दाब सैद्धांतिक रूप से हमको प्राप्त हो रहा है वह कुल वाष्प दाब के योग के बराबर प्राप्त नहीं होगा, तो यह अनादर्श विलयन का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो आयतन में परिवर्तन है वह भी 0 नहीं है, यानी वह कुछ है, उसका कुछ वैल्यू प्रदर्शित होगा। और डेल्टा वी का मतलब क्या है कि डेल्टा वी का मतलब यह है कि जो घटक के आयतन हैं, घटक के आयतन और विलयन के आयतन दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों में अंतर होगा, या तो ऋणात्मक होगा या तो धनात्मक होगा, तो यह अनादर्श विलयन का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और चौथा पॉइंट, ये भी आप आदर्श विलयन में हमने चर्चा किया कि डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 के बराबर नहीं होगा, या तो वह धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार के विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें कुछ हम उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे हेप्टेन और एथिल एल्कोहल, इसका अगर हम विलयन लेंगे, हेप्टेन और एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये अनादर्श विलयन का उदाहरण होगा। इसी तरीके से डाई एथिल ईथर और एसीटोन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाई एथिल ईथर और एसीटोन, इनके जो विलयन होंगे वह भी अनादर्श विलयन के जैसा व्यवहार करेंगे। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे। अगले दिन हम फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक को लेकर के, इस चैप्टर के और अंतिम टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।